नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, उसके अंतर्गत जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई द्वितीय चरण के अंतर्गत, उसको पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द्वितीय चरण के क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान दो विचारधाराएं भारत में विकसित हुई थी। एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए, और एक दूसरी विचारधारा बंगाल में विकसित हुई थी। बंगाल में भी पुराने क्रांतिकारी अपने को संगठित कर रहे थे। वह गुप्त कार्रवाइयों के माध्यम से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको संचालित कर रहे थे। और जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, युवक थे, वह कांग्रेस में भी रहकर काम कर रहे थे। और कांग्रेस में रहकर काम करने से जो कांग्रेस के समर्थक लोग थे, इससे भी उनका संपर्क बना रहता था, जिससे उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो विचारधारा है, उसका प्रसार होता था। और दूसरे में कांग्रेस का भी ग्रामीण और छोटे छोटे कस्बों में जनाधार मिलता था। और यह जो बंगाल के युवक क्रांतिकारी थे, वह उस समय के जो बंगाल के सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, चित्तरंजन दास, सीआर दास, उसके जो कार्य थे, स्वराजवादी कार्य थे, उसमें सहयोग करते थे, समर्थन करते थे। लेकिन जब 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई, तो बंगाल कांग्रेस के नेतृत्व है वह दो खेमों में बंट गया। एक का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और दूसरा का नेतृत्व जेएम सेनगुप्त कर रहे थे। और सुभाष बाबू का उस समय जो प्रथम चरण के अंतर्गत जो क्रांतिकारी गतिविधियां था, दो महत्वपूर्ण संगठन बंगाल में था, एक अनुशीलन समिति और एक युगांतर। और यह युगांतर संगठन सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कर रहे थे, उस खेमे का समर्थन कर रहा था, जबकि जो अनुशीलन समिति था वह जेएम सेनगुप्ता के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी संगठन था उसका समर्थन कर रहा था। इसी समय अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां जो बंगाल के युवक है उसके द्वारा किया गया। इसमें जो सबसे बड़ा उल्लेखनीय क्रांतिकारी घटना था वह कि जो बंगाल का पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेगार्ड, वह काफ़ी कुख्यात था, बदनाम था अपने क्रूर और अत्याचार के। और इसको चार्ल्स टेगार्ड को जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा ने हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच निकला और एक अंग्रेज दे मारा गया। और जब इतना बड़ा पुलिस अधिकारी की हत्या करने का प्रयास किया जाए पुलिस कमिश्नर का, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को पकड़ेगा, उस पर मुकदमा चले। और उसने दमन करना अंग्रेज सरकार ने शुरू कर दिया वहाँ बंगाल के क्रांतिकारियों को, और एक अध्यादेश जारी कर उन तमाम क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने लगा जो या तो क्रांतिकारी होने का या क्रांतिकारी का समर्थक होने का उन पर शक था। और इस तरह तमाम विरोधों के बावजूद जो गोपीनाथ साहा को गिरफ्तार किया गया था उनको फांसी दे दी गई, और बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां शिथिल होने लगी। जो क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में शिथिल हुई या कम होने लगी, उसका जो मुख्य कारण था वो आपसी विवाद। और यह आपसी विवाद पुराने जो क्रांतिकारी नेता थे, जो संगठन था, उसमें विशेषकर जो अनुशीलन समिति और युगांतर था, उसमें विवाद के कारण कम पड़ी। लेकिन जो नए युवा क्रांतिकारी आए, उन्होंने इस संकट से अपने को उबारने का नया तरीका निकाला और नए नए संगठन वह अलग होकर बनाने लगे। लेकिन उन्होंने जो बंगाल के ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा और उनसे संपर्क, अच्छा संबंध बनाए रखा और उसका दिशा निर्देश और मार्गदर्शन लेते रहा। और इस जो नए क्रांतिकारी संगठन बंगाल में बना, उसमें सबसे बड़ा उल्लेखनीय
या सबसे महत्वपूर्ण संगठन वह चटगांव में क्रांतिकारी संगठन बना, जिसका जो नेता था वह शूरसेन था। वह चटगांव के एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक थे। लोग उनको प्यार से मास्टर दा कहते थे। वह मृदुभाषी, शांत स्वभाव के और लगनशील व्यक्ति थे और उनमें अदम्य साहस और सहृदयता था। उनका जो मानना था, उनका कहना था कि जो सहृदयता है वह क्रांतिकारियों का विशेष गुण है। और उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1926 और 28 के बीच 2 वर्ष उनको जेल में बिताना पड़ा। जब 1929 में वह रिहा हुए, उसके बाद वह कांग्रेस में काम करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही जो चटगांव का जिला कांग्रेस कमेटी था, उसका सचिव उनको बना दिया गया और उनके जो 5 अन्य साथी थे उनको सदस्य बना दिया। जो शूरसेन थे, मास्टरदा थे, वो अपने बलिदानी युवकों को एक नई फौज बना ली। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण बहुत सारे जो युवा थे आकर्षित होकर उनके संगठन में शामिल हो गए और जो उनके सदस्य थे, इसके प्रमुख सदस्य थे जो उनके संगठन के, वह अनंत सिंह, लक्ष्मीनाथ बाउल और गणेश शाह थे, गणेश घोष थे। और इन क्रांतिकारियों ने जनता में यह विश्वास दिलाने के लिए कि हिंसक प्रतिरोध के माध्यम से, लाठी डंडा, गोली बंदूक, हथियारों के माध्यम से अंग्रेज को भारत से भगाया जा सकता है या उसकी शासन समाप्त किया जा सकता है। एक छोटे पैमाने पर जो हिंसक कार्रवाई था उसको नियोजित किया और इसका जो नियोजित कार्रवाई था, प्रस्तावित कार्रवाई था, वह यह था कि जो चटगांव है कि जो 2 शस्त्रागार है उस पर हमला कर उसको हथियार को लूट लेना और जो टेलीग्राफ और टेलीफोन सेवा है, संचार सेवा है, उसको भंग कर देना और जो रेल परिवहन है उसको शेष बंगाल से जो चटगांव है उसको अलग कर देना था। और ये जो योजना बनाई गई थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी सोच समझकर विचार विमर्श कर बनाया गया था। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा गया था और क्रांतिकारियों को जो इसमें शामिल थे उनको सावधानी से चयन किया गया था, उनको प्रशिक्षित किया गया था। और जो यह योजना हथियारों को लूटना, संचार को भंग करना, परिवहन को अवरुद्ध कर देना, यह योजना था, यह 18 अप्रैल 1930 को 10 बजे रात को इसको अंजाम देना था। 18 अप्रैल 1930 को रात 10 बजे क्रांतिकारियों के द्वारा इसको अंजाम देना था। और गणेश घोष के नेतृत्व में जो चटगांव का पुलिस शस्त्रागार था उस पर 6 क्रांतिकारियों ने धावा बोला और पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। और फिर जो लौकीनाथ बाउल थे, उन्होंने जो चटगांव का सैनिक शस्त्रागार था उस पर 10 क्रांतिकारियों की मदद से कब्जा कर लिया। लेकिन शस्त्रागार पर तो कब्जा हो गया, हथियार मिल गया, लेकिन जो गोला बारूद था, कारतूस था, वह कहाँ है उन क्रांतिकारियों को पता नहीं चला। बताओ, अगर आपके पास कलम है और किताब ही लिखने के लिए नहीं है तो उसका कलम का क्या औचित्य बताइए। तो उनको हथियार तो मिल गया लेकिन जो गोला बारूद था वह नहीं मिल सका। तो वह क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा क्षति था, आघात था, सदमा था। और इन क्रांतिकारियों ने जो चटगांव के पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हुआ और जो मास्टरदा जो खादी धोती पहने हुए थे और टोपी लगाए हुए थे, कोट पहने हुए थे, उनको सैनिक सलामी दी और इनकलाब जिंदाबाद और का नारा लगाया और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और एक जो अस्थायी तौर पर एक क्रांतिकारी सरकार का वहाँ गठन किया। लेकिन ये क्रांतिकारी छोटे समूह में थे और यह अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे और वहाँ किसी भी समय अंग्रेजी सेना आ सकता था। इसलिए इनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जल्दी से जल्द कोई सुरक्षित स्थलों पर पहुँचा जाए। इसीलिए एक क्रांतिकारी है रातों रात जो चटगांव के जंगल थे, पहाड़ी इलाके थे, उधर चले गए। लेकिन जो 22 अप्रैल
1930 को जो ब्रिटिश सेना थी वह जलालाबाद की पहाड़ियों को घेर लेता है, जंगलों को, और उसमें जो क्रांतिकारी युवक और जो अंग्रेज सेना है उसके बीच संघर्ष होता है और क्रांतिकारी अपने मरते दम तक, आखिरी आखिरी सांस तक वो लड़ते रहते हैं, जिसमें 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं और 80 से ज़्यादा जो अंग्रेज सैनिक है वह मारे जाते हैं। और फिर यहाँ से तो जो मास्टर दा हैं, सुरसेन हैं, भाग निकलते हैं और वह ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ अधिकांश मुस्लिम आबादी थी, और वहाँ लोगों ने इन क्रांतिकारियों को संरक्षण दिया, शरण दिया। लेकिन 16 फरवरी 1933 को जो सुरसेन है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी जाती है। और इस तरह से जो वहाँ का जो क्रांतिकारी, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ वह शिथिल हो जाता है। और सरकार क्या, क्योंकि सरकार अनेक क्रांतिकारियों को दमन करना आरंभ कर देता है, वह गांव के गांव जला देता है, भस्म कर देता है, वह गिरफ्तार कर बड़ी बड़ी सजाएं देने लगता है, पूरी तरह एकदम बर्बरता बरतने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1933 में एक कलकत्ता में एक भाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वराजवाद का, और उन्होंने इस पुलिस बर्बरता का निंदा किया था, और उन्होंने जो क्रांतिकारी आतंकवादी था उसका जो जो आतंकवादी घटनाएं थी उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन उन्होंने जो उसकी मिसाली वीरता थी, बहादुरी थी, उसकी प्रशंसा की थी। इसके कारण उनको 1933 में गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा हुई थी। लेकिन क्रांतिकारी तो रुकने वाले नहीं थे, वो जानते थे कि इसका जो अंजाम है, इसमें शामिल होने का जो अंजाम है वो मौत है, लेकिन फिर भी वह क्रांतिकारी संघर्ष से पीछे नहीं रहे और अपनी जान की बाजी लगा दी। जो बंगाल में द्वितीय चरण के दौरान जो आंदोलन चला उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह थी महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस द्वितीय चरण में जो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन चला उसमें शामिल हुई, और वह कार्य जो क्रांतिकारी गतिविधियों को, जो क्रांतिकारी थे उसको शरण देने के लिए उन्होंने कार्य किया, या हथियार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना था, या उसको सुरक्षित करना था, रक्षा करना था, वह काम किया, या कोई क्रांतिकारी संदेश पहुंचाना हो इधर से उधर, उसमें उन्होंने काम किया, और अवसर आने पर उन्होंने खुद हथियार भी चलाया। और इसी तरह देखेंगे एक से एक क्रांतिकारी नेत्री जिसने अपने प्राण को, अपने जो भारत माता है, अपने राष्ट्र के प्रति अपने जो जीवन है उसको उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया, हंसते हंसते राष्ट्र के प्रति। और इनमें एक से एक क्रांतिकारी महिलाएं थी, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, जिन्होंने रेलवे इंस्टीट्यूट पर हमला बोला और उसी वक्त वह शहीद हो गई। उसी तरह जो कल्पना दत्त थी वह सुरसेन के साथ गिरफ्तार की गई और उनको आजीवन कारावास हुई। उसी कुमल्ला की 2 छात्रा सुनिधि चौधरी और शांति घोष ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। उसी तरह 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास ने बहुत नज़दीक से गवर्नर की गोली चलाई। इस आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण विशेषता था कि इसमें मुस्लिमों की भागीदारी थी। जो सुरसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, उसमें मीर अहमद, टुन्नू मियाँ, सत्तार आदि मुस्लिम सदस्य भी थे। इस तरह यह जो संगठन था वह समावेशी संगठन था और इसमें सांप्रदायिक आधार पर किसी तरह का विद्वेष और विभेद नहीं था। तो यह द्वितीय चरण का यही क्रांतिकारी आंदोलन था जो बंगाल में चला। तो इसको देखते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि 2 विचारधाराएं द्वितीय चरण के अंतर्गत कार्य कर रही थी, एक बंगाल में और द्वितीय पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसको जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके अंतर्गत जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए। अब यह बंगाल था। अब बंगाल था में तो पहले लोग थे वहाँ चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, लेकिन जब इनको मृत्यु हो गई तब यह जो वहाँ बंगाल का कांग्रेसी नेतृत्व था 2 खेमे में बट गया। पूछ सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद 2 खेमों में कौन कौन खेमा में बट गया। तो एक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
और एक JM सेनगुप्त के नेतृत्व में। पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को किस संगठन का क्रांतिकारी संगठन का समर्थन प्राप्त, तो यह इनका युगांतर जो सबसे बड़ा बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था, और JM सेनगुप्त को अनुशीलन समिति, और जो पुलिस कमिश्नर था वहाँ का बंगाल का, इसका नाम था चार्ल्स टेगार्ट। इसकी हत्या जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा के द्वारा कर दिया गया। पूछता है कि चार्ल्स टेगार्ट की हत्या किसने की, तो गोपीनाथ साहा ने, और कब की, तो जनवरी 1924 में, जिसके कारण इनको फांसी दे दी गई। तो यह था, लेकिन जब इनको फांसी दे दी गई और वहाँ सरकार दमन करने लगा, तो वहाँ जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ था वह शिथिल हो गया। वह क्या कि वह अनुशीलन समिति और जो युगांतर था उसमें आपसी विवाद था, नेतृत्व को लेकर या दूसरे तरह के विचारों को लेकर। तो अब क्या हुआ कि वहाँ जो क्रांतिकारी थे, युवक थे, वो आप अपना खुद को अलग अलग संगठन बनाने लगे, और जो नया संगठन बना उसमें जो प्रमुख संगठन था वह इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA। यह संगठन बना वह सुरसेन के नेतृत्व में बना। जो इसके मेन कर्ता धर्ता थे वह सुरसेन थे, और जो इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे, पूछता है कि इंडियन रिपब्लिक का गठन कब किया गया था। 18 अप्रैल 1930। अप्रैल 1930 क्या है कि यह 18 अप्रैल को तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को चटगांव शस्त्रागार के नाम से जाना जाता है। जो इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे वह पूछता है परीक्षा में कि इसके जो प्रमुख सदस्य इंडियन रिपब्लिक आर्मी के कौन कौन थे, तो यह अनंत सिंह थे, गणेश घोष थे और लोकीनाथ बाउल थे। और जो इसका जो महत्वपूर्ण इंडियन रिपब्लिक आर्मी जिस काज के लिए जाना जाता है वह चटगांव शस्त्रागार कांड के नाम से जाना जाता है, जो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। पूछा चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1930। यह पूछता है कि किस संगठन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, या किस नेता के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार कांड की योजना बनाई गई थी, तो यह सुरसेन के नेतृत्व में। और इसका जो यह कार्रवाई था उसमें कि जो 2 शस्त्रागार है उस पर कब्जा कर लेना, हथियार को लूटना, ताकि जो क्रांतिकारी है उसको हथियार मुहैया कराया जाए, और जो रेलवे है उसको यातायात को अवरुद्ध कर दिया जाए, ताकि जो चटगांव है और शेष बंगाल है उसके बीच संपर्क टूट जाए। और फिर जो रेलवे जो संचार साधन है जैसे टेलीग्राम, टेलीफोन, उसको संचार है उसको भंग कर दिया जाए। तो पुलिस शस्त्रागार पर जो हमला किया गया था वह गणेश घोष के नेतृत्व में किया गया था 6 क्रांतिकारियों की मदद से, जबकि जो सैनिक शस्त्रागार था वह लोकीनाथ बाउल के नेतृत्व में किया गया था। इसमें 10 क्रांतिकारी थे, और जैसे कि आपको बताया कि यहाँ यातायात और संचार को भंग करना था। लेकिन यह रातों रात भाग गए। 22 अप्रैल 1930 को इन क्रांतिकारियों को जलालाबाद के जंगल में घेर लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी मारे जाते हैं। और पुनः जो सुरसेन है, जैसा कि आपको बताया कि यह चटगांव, पूछता है कि सुरसेन कौन से कार्य करते थे, तो यह वहाँ जो चटगांव था वहाँ एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक थे, और 1926 से 28 के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको जेल में 2 वर्ष की सजा हुई थी, और 1929 में यह फिर रिहा हुए। तब कांग्रेस में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और पूछता है कि मास्टर दा के लिए कौन व्यक्ति मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे या जाने जाते हैं, तो जो मास्टर दा कहा जाता था सुरसेन को ही मास्टर दा कहा जाता था, मास्टर दा सुरसेन को ही कहा जाता था। और इनको जो चटगांव शस्त्रागार कांड था उसके मुख्य कर्ता धर्ता, मुख्य नेतृत्वकर्ता के कारण इनको 16 फरवरी 1933 को जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है भारत की, वह गिरफ्तार कर लेता है। तो कभी कभी गिरफ्तारी इनका पूछ सकता है कि कब गिरफ्तार किया गया। फिर
12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दिया जाता है। तो यह आपको पूछ सकता है कि उनको फांसी कब दिया गया था या गिरफ्तार कब किया गया था। और इन घटनाओं के बाद बंगाल में जो अंग्रेज सरकार है भारतीयों का दमन, क्रांतिकारियों का दमन खूब करना शुरू कर दिया। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया साम्राज्यवाद और पुलिस की उन्होंने निंदा की भाषण में, और जो क्रांतिकारी थे उसकी वीरता, उसकी बहादुरी, उसकी पराक्रम को उन्होंने प्रशंसा की, जिसके कारण 1933 में उनको जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर देशद्रोह के आरोप में 2 वर्ष की सजा होती है। और जैसे कि आपको अभी बताए कि जो द्वितीय चरण के जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, उसकी जो सर्वप्रमुख विशेषता थी वह महिलाओं की भागीदारी थी। और महिलाओं जैसे क्रांतिकारियों के शरण देने में काम करती थी, वह संदेशों को पहुंचाती थी या हथियारों की रक्षा करती थी, या कभी कभी जरूरत पड़ जाने पर, अवसर आने पर हथियार भी चलाती थी। जैसे देखिएगा, जो यह प्रीतिलता वाडेदार हैं, वह रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारती। पूछता है कि रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा किसने मारी थी, तो यह प्रीतिलता वाडेदार पर, या इस तरह से पूछ सकता है कि प्रीतिलता वाडेदार ने किस इंस्टीट्यूट पर छापा मारे थे, वह रेलवे इंस्टीट्यूट पर। उसी तरह जो कल्पना दत्त है, वह सुरसेन के साथ गिरफ्तार कर ली गई और आजीवन कारावास इनको दी गई। काफी बार यह पूछा है कि जो सुरसेन के साथ कौन सी महिला गिरफ्तार की गई, तो यह कल्पना दत्त थी जो गिरफ्तार की गई थी। और जो कुलमल्ला के 2 छात्रा थी, शांति घोष और सुनिधि चौधरी, इन्होंने जो वहाँ के जो जिलाधिकारी था उसकी हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है इसमें कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी, तो यह बीना दास 1932। जो कलकत्ता का विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, उपाधि की डिग्री दी जा रही थी, उसी समय वहाँ गवर्नर आया था, उसको बहुत नज़दीक से बीना दास ने गोली चलाई थी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास ने गोली चलाई थी। और इसकी जो दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि इसमें मुस्लिमों की भी भागीदारी थी। और जो IRA था, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, उसमें सत्तार, मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ और टुन्नू मियाँ आदि ने उसके सदस्य थे। तो यह क्या था, यह जो धर्म से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए इस संगठन में विभिन्न लोगों के धर्मों, विभिन्न पंथों के लोगों ने काम किया। इसी तरह आज हम लोग जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो प्रथम और द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी गतिविधियां चली, उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग गांधी को देखेंगे, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज पार्टी आदि जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसको देखेंगे। इसी तरह हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह आपके लिए हम लोग वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।